आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो आप सभी को 18 फरवरी को काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे, वीडियो को अंत तक सारे देखना। जितने भी छात्र, चाहे प्रथम पाली में दे या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक सारे देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत कन्फ्यूजन ना रहे बच्चे। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और ये वेबसाइट है, जाके वेबसाइट पे भी आप लोग कई सारे क्वेश्चंस का तैयारी कर सकते हो। चलिए, पहला प्रश्न हमारे पास कहा गया है कि बिंदु -3, +5 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए, आज के बाद गलती नहीं करोगे चतुर्थांश में, अगर जानते हो तो भी अच्छी, नहीं जानते हो बच्चे, मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ क्या होता है ये चिन्ह परिपाटी। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। ये इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, मतलब प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं और इसको चतुर्थ बोलते हैं। ठीक है, पहला में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरा में क्या होता है, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में आपका क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है, मतलब एक्स कोमा वाई, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव। और फोर्थ में जो होता है एक्स पॉजिटिव होता है, वाई जो है निगेटिव होता है। हम लोगों से क्या कहा गया, देखो पहले माइनस उसके बाद प्लस, क्या कहा गया, पहले माइनस उसके बाद प्लस, किस में है, द्वितीय में, इसलिए हम लोग आएंगे द्वितीय में। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं बच्चे कि पहले में प्लस और दूसरे में माइनस, पहला प्लस अगर मतलब एक्स एक्सिस अगर प्लस में है, वाई एक्सिस माइनस में, तो क्या बोलोगे सर चतुर्थ में है। कहाँ पे है, चतुर्थ में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना था आप लोगों को, और ये फ्री के नंबर होते हैं बच्चे, इसमें अगर गलती हो जाए तो समझ लेना कि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आती है। ठीक है, तो इसको ध्यान देखना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। अब बताओ, परमेय अप्रमेय बताने वाली बात है बच्चे। कितना बार मैंने आप लोग को बता रखा है कि परमेय और अप्रमेय को कैसे समझना है। अपरमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते, मतलब जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग। जैसे यहाँ पे देखो 2 - √3, 2 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय और अपरिमेय को अगर जोड़ते हैं बच्चे या घटाते हैं तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही रहता है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब √6 देखो, √6 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 2√3 बटा में √3 बोलोगे कि सर √3 भी तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये √3 से √3 क्या कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। और दो क्या है बच्चे, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जितना आप लोगों को हार्ड लग रहा था, देखो कितना ईजी हो गया परिमेय और अपरिमेय को समझना। तो आज के बाद इस क्वेश्चन को गलती मत करना परिमेय और अपरिमेय में। ठीक है, थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न बचे कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होगा। पहले ही बोल दिया है द्विघात, द्विघात का मतलब 2 होगा, तो यहाँ पे -2 नहीं होकर +2 होगा। क्या होगा, +2। द्विघात समीकरण का घात कितना होगा बच्चे, +2 होगा। द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसका मानक रूप होता है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। देखो, मानक रूप 3 तरह से पूछे जाते हैं, गलती मत करना, A, B और C। ये होता है ax + b = 0, ये होता है एक घात वाले। दूसरा होता है ax² प्लस में bx प्लस में c = 0, ये होता है द्विघात के। तृतीय घात का होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में आपको cx प्लस d = 0, ये क्या होता है त्रिघात में। अगर इसमें पूछा जाएगा घात होगा तो 1 होगा, इसमें पूछा जाएगा घात तो 2 होगा, इसमें पूछा जाएगा 3 होगा घात। जब घात की बात आएगा ना बच्चे, तो मैक्सिमम घात बताना है। घात मतलब मैं आपको लिखा देता हूँ, घात का मतलब हमको मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पावर होगा ना, मैक्सिमम घात, उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर 3 का क्या हो जाएगा, ए। अगर तृतीय घात पूछा जाएगा, अगर ये इक्वेशन दिया जाता है आप लोगों को, बोला जाएगा त्रिघात में, तो कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चे। कहा गया कि sin² 45 प्लस cos² 45 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सिंपल है, समझना है इसको। देखो, sin² 45 डिग्री है, ठीक है, और हमारे पास और कहा गया कि cos² 45 डिग्री। अगर हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं बच्चे और इसको थीटा मान लेते हैं, तो sin² थीटा, देखो sin² थीटा और प्लस cos² थीटा, आप लोग फार्मूला जानते होंगे ना, ये होता है 1 के बराबर। तो अब बताओ, थीटा के जगह पर अगर 45 डिग्री है, दोनों जगह अगर सेम है, तो हम लोग बोल नहीं सकते बच्चे कि sin² 45 और ये हो जाएगा cos² 45, दोनों कितने के मान हो गए, 1 के बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया बच्चे, तो आप लोग क्या करो, इसका मान भी रख सकते हो। हम लोग, आप बोलोगे सर नहीं, हम तो मान रख के बताएंगे। ठीक है, मान रख के बनाएंगे, तो बना लो, कौन रोका है आपको। ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1/√2 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करोगे ना, तो 1/2 आएगा, प्लस 1/2। तो ये हाफ और हाफ,
एक का हाफ और एक का हाफ दोनों को जोड़ोगे तो ये 2/2 आएगा जो 1 के बराबर आएगा। देखो 1 आया मान रखने पे भी, और सूत्र जो मैंने आपको बता रखा था उसके मदद से भी 1 ही आया। तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बच्चा। क्या क्या कि आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप जिस मेथड से बनाना चाहो उस मेथड से बना सकते हो। चलिए 5th नंबर देखते हैं, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। देखो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है ना बच्चे 1 के बराबर होता है। क्या होता है 1 के बराबर। आप लोग को पता होनी चाहिए कि किसी भी प्रोबेबिलिटी में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। और न्यूनतम बोला जाएगा तो कितना होगा। देखो किसी भी प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है वो 0 होता है। ये क्या होगा न्यूनतम होगा। क्या होगा न्यूनतम होगा। लेकिन जब बोला जाएगा कि प्रायिकता का जो मान होता है वो किससे किसके बीच में होते हैं, तो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। न 1 से बड़ा होगा न 1 से छोटा होगा, मतलब 0 से छोटा होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। अगला प्रश्न हमारे पास बच्चे कि पाई है कौन सी संख्या। कई बार मैंने आपको बता रखा है कि बच्चे कि पाई जो है वो एक अपरमेय संख्या है। कौन सी संख्या अपरमेय संख्या। अगर यही पाई का मान जो है 22/7 होता है तब पूछा जाएगा ये कौन सी संख्या है, तो बोलोगे कि सर ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में है। तो कन्फ्यूजन मत होना बच्चे कि अगर 22/7 आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो आपको लगाना है परिमेय संख्या। अगर पाई है, अगर पाई का मान न देख के सिर्फ और सिर्फ पाई अगर पूछा गया तो वो क्या होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। अगला प्रश्न हमारे पास कहा गया है बच्चे, अगला प्रश्न हमारे पास है बच्चे, कहा गया कि x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन सा होगा। देखो जैसे x² आया तो इसका मतलब 2 शून्यक होंगे, लेकिन हम लोगों से क्या पूछा गया कि एक शून्यक कौन सा होगा। तो चलो निकाल देते, या तो ऑप्शन से बना लो बच्चे, या फिर नहीं तो आप इसका जो मेथड से आप बनाना चाहते हो उस मेथड से आंसर तक पहुंच जाओ। तो मैं आपको तो यहाँ पे बताऊंगा x² + 2x + 1, इसको मैं बताऊंगा बच्चे आप लोगों को गुणनखंड विधि से। जब इसको अगर गुना करोगे ना तो ये 1x² आ जाएगा, और जब इसको थोड़ा सा हल करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस में x तो ये हो जाएगा जोड़ के 2x और गुना करके x², तो ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, तो यहाँ से आ जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। शून्यक बोला गया है तो इसके बराबर 0 कर देंगे, इसके बराबर 0 कर देंगे, इसके बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से x + 1 बराबर 0 एक बार में, और दूसरा बार में भी x + 1 बराबर 0। x बराबर -1 आया, x बराबर -1 आया। इसका मतलब बच्चे एक जो है मूल -1 होगा और दूसरा भी मूल क्या होगा -1 होगा। तब मतलब यहाँ पे बोलेंगे कि मूल क्या है बराबर है। क्या है मूल बराबर है, ठीक है। लेकिन क्या होगा मूल -1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 7 का बी, ठीक है ना। अगर -1 x का जगह पर रख के देखोगे तो ये दोनों इक्वल 0 के बराबर हो जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन का मान। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसका एक शून्यक -1 होगा। अगला देख लेते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बच्चे। देखो एक वृत्त कोई वृत्त है, इस पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। भाई एक वृत्त पर तो हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये भी स्पर्श रेखा हुआ, 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 ठीक है ना। जैसे मन होगा वैसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो भाई अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितना अनंत बोला जाएगा, देखो ध्यान से देखना है प्रश्न को। एक वृत्त पर बोला गया है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक वृत्त पर मानते हैं कि ये कोई वृत्त था बच्चे, और यहाँ से अगर एक बिंदु से आप लोगों को पूछता तो ये होता कितना होता, देखो ध्यान से देखना, ये होता आपका 1 और ये होता है 2, मतलब 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है, तो अनंत स्पर्श रेखा है, तो यह तब ये आंसर हो जाएगा। और एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा है, तो ये आंसर हो जाएगा 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है। 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है बच्चे कि आंकड़ा इतना का परिसर क्या होगा। देखो परिसर तो इतना सिंपल होता है ना बच्चे, ये तो फ्री के नंबर होते हैं परिसर निकालना। परिसर का मतलब होता है रेंज। क्या होता है बच्चे रेंज। देखो ये होता है उच्च माइनस में निम्न। क्या होता है उच्च माइनस में निम्न, ठीक है। तो उच्च यहाँ पे कितना, देखो उच्च सबसे ज़्यादा कौन सा है, यहाँ पे 30 है, और माइनस इस आंकड़ा में सबसे छोटा कौन है 9 है। तो 30 - 9 हो जाएगा कितना 21। तो यही क्या होगा परिसर, क्या होगा रेंज कहलाएगा बच्चे, रेंज, ठीक है, परिसर कहलाएगा। अगला देख लेते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। कई बार मैंने बता रखा है, बता दूं क्या बच्चे, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। मैं आपको चलिए एक बार फिर से बता देता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए बच्चे। देखो साइन अगर 90 माइनस थीटा पूछे
तब क्या होगा। कॉस 90 माइनस थीटा पूछे तब क्या होगा। सेक 90 माइनस थीटा पूछे तब क्या होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछे तब क्या होगा। टेन 90 माइनस थीटा पूछे तब क्या होगा बच्चे। और यहाँ से लास्ट कॉट 90 माइनस थीटा होगा तब क्या होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना क्या होगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा पूछा जाएगा तो आपको लगाना है कॉस थीटा। क्या लगाना है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बच्चे। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। बस ये 6 चीज़ आपको ध्यान में रखोगे ना तो 3 से 4 प्रश्न जो आपको आसानी से बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव में खास करके। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ मैंने आप लोग को बता रखा है। साइन का क्या होता है कॉस में, कॉस का होता है साइन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में। 3-4 बार लिख लोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन बनते हुए चल जाएंगे। अगला देख लेते हैं कि किसी भी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होता है। पीई प्लस पीई डैश का मान, देखो घटना पीई का मान क्या है बच्चे, पीई का जो मान है वो घटना घटित होने की प्रायिकता है। और पीई जो है ई के पावर डैश ये घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता है। अगर दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो वो 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के बराबर। ठीक है, घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 1। मैं आपको इसके बारे में उदाहरण देता हूँ बच्चे एक, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मान लो कि जैसे कोई व्यक्ति है बच्चे, उसकी हारने की प्रायिकता है 0.8। क्या है ये, हारने की प्रायिकता है, हारने की प्रायिकता। ठीक है, हारने की। तो जीतने की कितनी हो जाएगी, जीतने की, तो जीतने की हो जाएगा आपको 1 में से 0.8 को घटा देंगे तो हो जाएगा 0.2। तो अब देखो इसको और इसको जोड़ोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता टोटल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका बहुलक क्या होगा। 9 10 11 9 10 11 11 5 7 6। देखो बहुलक जो होता है ना बच्चे, बहुलक ये होता है सबसे ज़्यादा बार बारंबार, सबसे ज़्यादा बार जो है किसकी बारंबारता है, सबसे ज़्यादा बारंबारता वाले सबसे ज़्यादा बारंबारता वाले होंगे। ठीक है, वाले यहाँ पे देखो 9 10 11 में सबसे ज़्यादा क्या है, तो 11 है, तो यही क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। क्या होगा, ये बहुलक कहलाएगा। किसकी सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे संख्या है, तो ये 11 का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं बच्चे। अगला देख लेते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद है बच्चे, ये भी बहुपद है, ये नहीं है। कई बार बता रखा था, मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। यहाँ पे देखो बहुपद बहुपद नहीं पहचानने का नियम मैं बताता हूँ बच्चे आप लोगों को। बहुपद नहीं पहचानने का नियम सारे बताते हैं, सभी आप लोगों को बताएंगे बहुपद पहचानने का नियम, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुपद नहीं पहचानने का नियम। ठीक है, देखो पहला में देख लेना कि 1/x नहीं होनी चाहिए, नीचा में x नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड में होना चाहिए आपको x के पावर माइनस में कुछ नहीं होनी चाहिए, -1 -2 -3 -4 -1/2 -3/4 कुछ भी नहीं होनी चाहिए x के पावर माइनस में। सी अगर देखेंगे हम लोग तो रूट अंडर में नहीं होनी चाहिए, रूट अंडर x रूट अंडर y इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। और डी में क्या नहीं होनी चाहिए, x के पावर में 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 5/4 हो गया। मतलब x के पावर में अगर फ्रैक्शन आ गया बाटा वाला तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ये 4 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये 4 चीज़ में से अगर कोई भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे तो वो बहुपद नहीं होगा। देखो यहाँ पे x के पावर 1/2 आया तो ये बहुपद नहीं होगा। बाकी सभी में देख लो, ये x² है, यहाँ पे 5x है, x² है, 4x है, तो ये बहुपद है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना बच्चे, मैंने रूट अंडर x बोला, ठीक है ना, रूट अंडर x। अगर यहाँ पे 5 रूट अंडर x है तब नहीं होगा। अगर यहीं पे रूट अंडर 5x है तो देखो रूट अंडर 5 पे है लेकिन x पे नहीं है, तो ये बहुपद हो जाएगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको इसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैंने आप लोग इतना बता दिया कि ताकि आप लोग को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगी। साइन 35 बटा में कॉस 55 का मान कितना होगा। कई बार बता रखा है कि 35 + 55 जोड़ोगे 90 आएगा। जब 90 डिग्री आ रहा है ना तो 1 लगाओ। क्या लगाओ, 1 लगाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला देख लेते हैं बच्चे कि यदि AP का 11वां पद निकालना है, A बराबर कितना है, -3, D बराबर कितना है, -1/2 -3, तो ये हो जाएगा -1/2 + 3।
जब इसको हल करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा 5 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। और यहाँ से n का वैल्यू 11 है, तो चलिए t11 का वैल्यू निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है -3 प्लस 11 - 1 हो गया 10 और इंटू डी का वैल्यू कितना है 5/2, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 5 25, तो -3 + 25 तो कितना हो जाएगा 22 क्या माइनस की प्लस पॉजिटिव आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी करेक्ट। अगला है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखो 4x² माइनस में 4x + 1 है, इसको हम लोग तुलना करेंगे ax² प्लस में bx + c से। जब ये तुलना हो गया ना तो अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, मतलब मूलों का गुणनफल ये होता है c/a, क्या होता है ये c/a होता है, क्या होता है बच्चे ये c/a होता है। तो c की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे 4, क्या हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि एपी का पहला पद सर्वांतर nवां पद का योग क्या होगा। तो देखो एसएन का जो मान होता है वो n/2 इंटू में होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया गया आप लोगों से, n/2 इंटू 2a होता है बच्चे 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इसी में है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि 1/√3 किसके बराबर है। तो 1/√3 जो होता है वो बच्चे 10-30 डिग्री का मान होता है, और अगर कॉट में बोला जाएगा तो कॉट ये 60 डिग्री का मान होगा, या तो 10-30 होगा या फिर कॉट 60 होगा, तो 10-30 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगी। अगला है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चे, ये अर्धगोला है मान लो, ठीक है ना, इसका मान लेते हैं कि आर है त्रिज्या, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3πr² के बराबर होता है, क्या होता है 3πr²। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता सिर्फ और सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr² होता, लेकिन यहाँ पे है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr² होगा। √2 cos थीटा का वैल्यू 1 दिया गया है, यहाँ से हम लोग को cos थीटा का वैल्यू 1/√2 होगा। अब cos थीटा का वैल्यू 1/√2 जो cos थीटा का मान होता है वो cos 45 डिग्री का मान होता है, cos से cos यहाँ पे गया तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना है कि मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान कितना होगा। सिंपल प्रश्न है, समझ लो बच्चे। अगर x² - 3x + 5 है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा -3/1, तो हो जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 5/1, तो हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम लोग को पूछा क्या गया है 1/α + 1/बीटा, इसका वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे, लेकिन जब इसका एलसीएम लोगे तो भिंजोर करोगे बेटा अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले 3, और अल्फा इंटू बीटा निकाले 5, तो 3/5 जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगी। इस बहुपद द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है तो क्या होगा d = 0 होगा, विभक्तर क्या होगा d = 0। जब ये बराबर होता है तो इसका मूल जो है बराबर होगा, क्या होगा मूल बराबर होगा, और क्या होगा वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक। जब इसका मान होता है तो इसका मतलब मूल जो है वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, और यहाँ पे क्या होगा असमान होगा, क्या होगा बराबर नहीं होगा। जब ये होगा तो मूल जो है अवास्तविक होगा, क्या होगा ये अवास्तविक होगा। ये तीनों शर्त आपको पता होनी चाहिए। कार्तीय तल में स्थित देखो 3, -4 आ गया, 3, -4 आ गया में कोटि का मान क्या होगा। 3, -4 में कोटि ये होता है बच्चे कोटि, और ये होता है आपका भुज, क्या होता है ये कोटि और भुज, तो कोटि पूछा गया है, यहाँ पे -4 होगा, क्या होगा -4। यदि किसी घनाभ की लंबाई अगर l है, चौड़ाई b है तथा ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। देखो जब किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया हो तो घनाभ का जो आयतन होता है बच्चे, फार्मूला आप लोग को पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने यहाँ पे ऊंचाई, ठीक है। तो ये होता है आपका LBH बराबर क्या होता है ये घनाभ का आयतन, क्या होता है घनाभ का आयतन, यही फार्मूला होता है घनाभ का आयतन में, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई LBH, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, जिसका कोण B है, कोण B है 90 डिग्री। तो चलिए कोण B का मान 90 डिग्री लिख दिए, कोण A का मान 40 डिग्री है, तो कोण C का वैल्यू
स्वाभाविक है बच्चे, ये जब 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 9 4 13, ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्योंकि कोण सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 180 में से 40 + 90 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 180 में से ये हो जाएगा 130, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट होगा। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक प्रश्न किए हैं, जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं बच्चे, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कई सारे क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट समझा दिया हूँगा और आप लोग को हूबहू एग्जाम्स में पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया है। अगर देख लेते हो ना, तो आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव गारंटी है बच्चे। अगर 3 से 4 दिन अगर पढ़ लेते हो ना मेरे वीडियोज़ को, तो आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे। बाय बाय सभी को।